हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। माय डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 जियोग्राफी यानी भूगोल की जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2024 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, तो आज का वीडियो उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा यदि आप आज का ये वीडियो देख लेते हैं। जिन भी स्टूडेंट का टारगेट है कि 100 में से 95% मार्क्स हमें लेकर आना है बोर्ड एग्जाम में, तो आज का ये वीडियो देख लो भूगोल का, क्योंकि इसमें हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों से, क्योंकि आपने भी देखा होगा भूगोल में सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न से शुरुआत होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है भूगोल का। 2011 के अनुसार भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है कितना है, ये बताइए आप लोग। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न पूछा गया है। पहले प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी खा हो जाएगा, 382 हो जाएगा, जो कि 2011 के अनुसार जो भारत का क्या है प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व 382 था। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है। भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपको हमने काफ़ी बार बताया है और इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्योंकि ये हर साल पूछे जाते हैं, तो इसको आप तैयार जरूर कर लीजिएगा स्टूडेंट। इनमें से आपका बिहार हो जाएगा। याद रखिएगा बिहार में क्या है सबसे अधिक, क्या है सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व बिहार, हमारे बिहार में ही पाया जाता है। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया है। सभी प्रश्न वीवीआई है। यदि प्रश्नों का आंसर यदि आपको पता है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, यदि आपको पहले से पता है उसी हिसाब से हम आपकी तैयारी कराएंगे। और जियोग्राफी की तैयारी हम बहुत ही ज़ोरों शोरों से करा रहे हैं, तो आप भी स्टूडेंट हैं, आर्ट्स की स्टूडेंट हैं, तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी हर सब्जेक्ट की अपने चैनल पर कराते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय भारत में सबसे छोटा, ब्रैकेट में आप देख सकते हैं, कम मात्रा में है। कौन सा है क्या धार्मिक समुदाय भारत में सबसे छोटा, ब्रैकेट में यानी कम मात्रा में है। तो वो आपका हर याद हो जाएगा, यानी इनमें से जो सही विकल्प हो जाएगा घा हो जाएगा, यानी बौद्ध धर्म पहले चलता था, यानी जो पास्ट में बीत चुका है। क्या है जो पास्ट में बीत चुका है, पहले बौद्ध काल और बौद्धकालीन जो एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र पढ़े होंगे उन्हें ये पता होगा कि बौद्धकालीन शिक्षा क्या होती है, मुस्लिम कालीन शिक्षा क्या होती है और वैदिक कालीन शिक्षा क्या होती है। तो जो भारत में क्या है धार्मिक समुदाय जो होते हैं जैसे सबसे छोटा या कम मात्रा में है, वो बौद्ध धर्म की मात्रा में है, बौद्ध धार्मिक समुदाय की। अगला प्रश्न देखिए क्या है स्टूडेंट। 4 नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा पर्यटन नगर है, यानी इन्हीं चारों में से कोई एक क्या है पर्यटन नगर है, ये आपको बताना है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए तो इनमें से आपका घा हो जाएगा, नैनीताल हो जाएगा, यानी यहाँ पर पर्यटन नगर की बात हो रही है। इन्हीं चारों में से बताना है, कोई बाहरी मत बताना है। और सारे क्वेश्चन का आंसर यदि आपको पता है तो हमें कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा स्टूडेंट। इससे क्या होता है, हमें एक प्रकार से आप लोगों की तैयारी पता चल जाती है कि आपने अभी तक किस तरह से क्या है भूगोल यानी ज्योग्राफी में किस तरह से आप लोगों ने तैयारी की है। 5वां प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित नगरों में से यानी निम्नलिखित जो नगर है इनमें से कौन सा एक पर्यटन नगर है। यहाँ पर पर्यटन नगर है, यहाँ पर क्या है इनमें से कौन सा पर्यटन नगर है। यहाँ पर क्या बात हो रही है कि इनमें से कौन सा पर्यटन नगर है, तो नैनीताल है। चारों में से पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से नगरों में से क्या है कौन सा एक पर्यटन नगर है। यहाँ पर ये आपको बताना है, नगरों में से बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बस स्टूडेंट, 5वें का आपका खा हो जाएगा, पंचमढ़ी हो जाएगा राइट आंसर। 6 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो आपको पता होगा भारत में सबसे बड़ा उत्पादक हमारा उत्तर प्रदेश है, तो इनमें से आपका घा राइट आंसर हो जाएगा। जिनको आपको पता हो कि जिन पर आपको ज़्यादा बिलीव हो कि हाँ इसका आंसर यही है, आप उस पर टिक लगा दीजिए, ज़्यादा सोचिए मत। इससे सोचेंगे तो ज़्यादा आपका टाइम बर्बाद होगा, और बोर्ड एग्जाम में टाइम तो आपका बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। 7वां प्रश्न देखिए क्या है। शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। हम ज़्यादा से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्नों को इसलिए करा रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि क्या है बोर्ड एग्जाम में आप लोगों ने भी देखा होगा, हाई स्कूल का जब भी आपने पेपर दिया होगा और इस बार भी आपका पेपर होने वाला है, तो आप लोगों ने भी देखा होगा, नोटिस किया होगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में भूगोल में क्या है 4 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय, लघु और विस्तृत उत्तरीय। तो उसी के हिसाब से क्या है जैसे बहुविकल्पीय प्रश्नों से हम शुरुआत करेंगे, तो हमें उसको अच्छा
अच्छा दिखाना है, क्या उसको अच्छा दिखाना है, उसका सही उत्तर देना है, ताकि एग्जामिनर के माइंड में एक क्या है पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। पॉजिटिव जब इम्पैक्ट पड़ेगा तो वो आगे का भी कॉपी चेक करेगा और ध्यानपूर्वक चेक करेगा, तो ताकि आपका जो नंबर है एक भी कटे ना और काफ़ी अच्छे मार्क्स आप जियोग्राफी में लेकर आए। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग तैयार कीजिए। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया 7वां कि शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। तो यहाँ पर शुष्क कृषि में गन्ना नहीं बोया जाता है। 8वां प्रश्न देखिए क्या है, पृथ्वी पर कुल जल का मात्र लगभग ही अलवणीय जल है। याद रखिएगा 70 नंबर इस वीडियो में पक्का होने वाला है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा गा हो जाएगा, यानी 3% क्या है कुल जल का मात्र लगभग ही अलवणीय जल है, जो कि 3% है। अगला हमारा प्रश्न क्या आ चुका है, 9 नंबर प्रश्न है, हरियाली एक परियोजना है। जो हरियाली है एक परियोजना है, कौन सी परियोजना है। विकल्प में देखिए, ग्रामीण विकास से संबंधित, नगरीय विकास से संबंधित, जल संभर विकास से संबंधित, या घ वन संरक्षण से संबंधित। तो आपका विकल्प जो राइट आंसर हो जाएगा यानी गा हो जाएगा, जल संभर विकास से संबंधित ये हरियाली एक क्या है परियोजना है स्टूडेंट। 10 नंबर प्रश्न देखिए, ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, यदि आप इसको लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आपको बार बार नहीं देखने को मिलेगा, तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या है, खेतड़ी निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आप क्या जो राइट आंसर हो जाएगा तांबा हो जाएगा। क्या है जो खेतड़ी है ये तांबा के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन है। निम्नलिखित में से जो जैविक संसाधन की यहाँ पर बात हो रही है, तो बताइए स्टूडेंट, यहाँ पर आपका घा हो जाएगा, वनस्पति हो जाएगा, जैविक संसाधन। अब जैविक संसाधन के रूप में मैं थोड़ा आपको बता दूं, जैविक संसाधन आपने देखा होगा जो सूर्य है, सूर्य प्रकाश किसको देता है, सूर्य हम लोगों को भी प्रकाश देता है। लेकिन यह जो 4 प्रश्न है यानी 4 जो विकल्प है, इन्हीं में से हमें एक सही विकल्प बताना है। तो सूर्य हमें क्या है, सूर्य हमें प्रकाश देता है, पेड़ पौधे को भी प्रकाश देता है, तो फलते फूलते हैं, क्या है उसी के हिसाब से उन्हें जब और रोशनी मिलती है, उन्हें जब ऊर्जा मिलती है, तब वो क्या है फूलते हैं। तो वनस्पति क्या है एक प्रकार से पेड़ पौधे के रूप में आ जाती है, ना कि लोहा सूर्य पर पड़ेगा तो गर्म होगा, सोना भी ज़्यादा कुछ खास नहीं होगा, वायु भी कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर वनस्पति क्या होगा, ये एक जैविक संसाधन है स्टूडेंट, थोड़ा आप दिमाग भी लगाएंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र क्या है स्थापित किया गया था। पहले प्रश्न को पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर आपका विकल्प में दिया हुआ है, 4 विकल्प दिया हुआ है। काफ़ी स्टूडेंट इसका क्या है गलत ही विकल्प याद किए होंगे। जिन्होंने सही विकल्प याद किया है, सही आंसर पता है, तो कमेंट में हमें जल्दी से बता दीजिए। 12 का आपका फिलहाल राइट आंसर क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा, तारापुर हो जाएगा, जो कि क्या है पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित यहीं पर हुआ था। अगला प्रश्न देखिए क्या है 13 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर इंदिरा गांधी नहर जाती है। तो वो आपका राजस्थान हो जाएगा, यानी का विकल्प राइट आंसर है। उसके बाद में देखिए 14 नंबर प्रश्न, सिंचाई आयोग ने मुख्य क्या है, सिंचाई आयोग ने जो आपका ये डॉट डॉट दिया हुआ इसी में सही आंसर आएगा। तो मैं इसको फिट करके दिखा देता हूँ। देखिए सिंचाई आयोग ने में सूखा संभावित क्षेत्रों का परिसीमन किया था। कब किया था ये आपको बताना है, कितनी ईस्वी में किया था। तो इनमें से देखिए अनमें से आपका हो जाएगा गा 1972 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसका आंसर देखिए, सिंचाई आयोग ने 1972 में सूखा संभावित क्षेत्रों का क्या है परिसीमन किया। 15 नंबर प्रश्न देखिए, सेंट्रल रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। जो सेंट्रल रेल मंडल है इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पर अवस्थित है। तो ये आपका घा हो जाएगा, यानी मुंबई CST में ये स्थित है। 16 नंबर प्रश्न देखिए, किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ, या प्रसारित हुआ क्या हुआ, जो किस वर्ष पहला रेडियो जो कार्यक्रम है ये प्रसारित हुआ था, कितने ईस्वी में। विकल्प में आप देख सकते हैं 1911 ईस्वी में, 1936 में, या 1927 में, या 1923 में। विकल्प में आपका आंसर हो जाएगा यानी 1923 हो जाएगा राइट आंसर, जो कि 16 नंबर प्रश्न का सही विकल्प है। 17 नंबर प्रश्न देखिए, कोच्चिपतन क्या है, कोच्चिपतन ब्रैकेट में आप देख सकते हैं बंदरगाह स्थित है, किसमें है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, गोवा में है, या केरल में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कोच्चिपतन यानी बंदरगाह स्थित है कहाँ पर है। तो 17 का आपका सही विकल्प हो जाएगा केरल हो जाएगा, यानी केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा।
17 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 18 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलबद्ध प्रोताक्ष है। यहाँ पर आप देखिए, पहले प्रश्न को पढ़िए। काफ़ी स्टूडेंट यहीं पर गलती करते हैं, हमने बताया काफ़ी बार बताया है, इस बार भी मैं बता देता हूँ। क्या है, बोर्ड एग्जाम में 15 मिनट दिए आते हैं आपको पढ़ने के लिए पेपर, तो आप पहले क्या है 15 मिनट ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, फिर सारे क्वेश्चन का आंसर ध्यानपूर्वक उसका दीजिएगा, गलती मत कीजिएगा। तो यहाँ पर आपका 18 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है, इसका आपका का हो जाएगा, यानी विशाखापट्टनम हो जाएगा, जो कि क्या है, कौन सा एक स्थलबद्ध प्रोताक्ष है, तो वो विशाखापट्टनम है। 19 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, वायु प्रदूषण नहीं होता है। जो वायु प्रदूषण है ये नहीं होता है भैया, किसके द्वारा नहीं होता है। ब्रैकेट में आपका 4 ऑप्शन दिए हुए यानी विकल्प दिए हुआ है। का है आपका कारखानों के क्षेत्र में, स्वच्छ वायु के क्षेत्र में, मलिन बस्तियाँ के क्षेत्र में, या घा बस अड्डों के पास। तो वायु प्रदूषण कहीं पर नहीं होता, बताइए हमें स्टूडेंट। यहाँ पर आपका राइट आंसर और सही विकल्प, थोड़ा दिमाग भी लगाए होंगे आपने, तो यहाँ पर आपका स्वच्छ वायु के क्षेत्र में क्या है, वायु प्रदूषण, क्योंकि वायु प्रदूषण है तो यहाँ पर वायु के बारे में बात होगी, ज़्यादा चीज़ों के बारे में तो बात नहीं होगी। तो यहाँ पर आपका दिमाग आएगा, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। एक नंबर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है, इंपॉर्टेंट है, छोड़ना एक भी नंबर आपको नहीं है। बस आप सारे क्वेश्चन का आंसर देखते रहिए, तैयारी कराते रहिए। हम आपका क्या है, इस वर्ष हमारी गारंटी कि हर बच्चा 95, 85 या 90 नंबर लेकर 95% लेकर ही आएगा। बस आपको करना क्या है, करना ज़्यादा कुछ नहीं है, मेहनत कीजिए। क्या है, जो हम रेगुलर वीडियो अपलोड करते हैं उसको आप देखिए, उसके क्वेश्चंस को इम्प्लीमेंट कीजिए। ये नहीं कि आप भैया देखने लगे इंस्टाग्राम रील, फिर फेसबुक देखने लगे, यूट्यूब की वीडियोज़ जो फालतू फनी वीडियो या कोई भी फालतू वीडियोज़ है उसको आप स्क्रॉल कर दें, क्योंकि आपके पास अब बहुत ही कम समय बचा है और इसी कम समय में आपको क्या है, टॉपर बनने की भी आप लोगों की ख्वाहिश है। तो इसी कम समय में, अब बहुत कम समय बचा है, इसीलिए आपको डेली 8 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है। डेली 8 घंटा आप पढ़िए, तभी आप जाकर क्या है टॉपर बन सकते हैं, तभी आप एक 95% मार्क्स लाने वाले बच्चे बन सकते हैं। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। और मेरा एक भी वीडियो हमने हर सब्जेक्ट में बनाया हो कि किस तरह से आप लोगों की तैयारी करनी है, वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा, जाकर आप देख सकते हैं। 20 नंबर प्रश्न देखिए, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है प्रवास के लिए, भू निम्नीकरण के लिए, गंदी बस्तियां के लिए, या वायु प्रदूषण के लिए। तो प्रवास के लिए क्या है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक जो उत्तरदायी हुए किसके लिए है, प्रवास के लिए है। 21 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, कौन सी नदी सबसे अधिक प्रदूषित है। तो यहाँ पर कोई भी शक नहीं है, जो यमुना नदी है ये सबसे अधिक प्रदूषित है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 22 नंबर प्रश्न, केंद्रीय प्रवृत्ति का जो माप चरण मूल्यों से प्रभावित नहीं होता है। जो केंद्रीय प्रवृत्ति है इसका क्या है, जो माप है ये चरण मूल्यों से जो प्रभावित नहीं होता है, वो है क्या है, माध्य है, माध्य तथा बहुलक, बहुलक या मध्यिका। तो यहाँ पर आपका घा हो जाएगा, मध्यिका हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी 22 नंबर प्रश्न का। तो आप लोगों ने देखा हमारे भूगोल, यानी जो आपका भूगोल है कक्षा 12 का, हमने यहाँ पर 22 बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ा है। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या आ जाता है, क्योंकि सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है और सारे प्रश्नों को हमें देखना है, क्वेश्चन विथ आंसर। हमने आपको बताया था 70 नंबर आपका बिल्कुल पक्का कराकर हम रहेंगे। अब हमारा आ जाता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि भूगोल में क्या है 2 नंबर का आपका एक प्रश्न होता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 8 प्रश्न आपका बहुविकल्पीय का पूछा था, 8 प्रश्न ये भी पूछा जाता है, तो उसी के हिसाब से हमें 70 नंबर के पूर्णांक का कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर देखिए जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरे बुक से लिया गया है, जो महत्वपूर्ण है उसी प्रश्नों का हम आंसर आपको बताएंगे और वो भी प्रश्न बताएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो, इसको आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो आप एज इट इज देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर प्रश्न देखिए क्या है, भारत के 2 सर्वाधिक जनसंख्या तथा क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या तथा 2 न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्यों का नाम बताइए। जो न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य हैं इनके हमें नाम बताना है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले का देखिए यहाँ पर 2 ही हमें बताना है। तो सबसे पहला है उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में, दूसरा है महाराष्ट्र। भारत की बात हो रही है तो यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 पर, जो कि 25 करोड़ की जनसंख्या के साथ हो क्या है, भारत की सबसे या नंबर 1 भी कह सकते हैं जनसंख्या के मामलों में राज्य। दूसरा आपका महाराष्ट्र हो जाएगा न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य। यहाँ पर आपका न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम और मिजोरम। तो यहाँ पर 2 नंबर आपको मिल जाएगा, बस आप इतना लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, दूसरा प्रश्न है, भारत की किन्हीं 2
प्रमुख भाषाओं के नाम लिखिए। जो भारत का दो प्रमुख भाषाएं हैं, हिंदी एवं गुजराती, ये दो प्रमुख भाषाएं हैं। एक नंबर आपको इस पर मिल जाएगा, एक नंबर आपको इस पर मिल जाएगा। एक एक नंबर आपके लिए अमूल्य है, छोड़ना एक भी नहीं है स्टूडेंट। आप लोग हमारी बातों को समझिए। जब हमने भी पेपर दिया था अपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में, एक भी प्रश्नों को नहीं छोड़ा था। और हमने कुछ वीडियोज भी आप लोगों के लिए बनाई हुई कि किस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में तैयारी करनी है, किस स्ट्रैटेजी से करनी है, ताकि आपकी जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी वो अच्छी सी हो पाए। उसके लिए आपको वीडियो चैनल पर मिल जाएगा। हमने सोशियोलॉजी की बनाई, जियोग्राफी की बनाई है, नागरिक शास्त्र की बनाई है, और जो भी आप कहेंगे जिस भी वीडियो पर बनाने के लिए, क्योंकि हम आर्ट्स के स्टूडेंट की तैयारी कराते हैं तो उसी पर हम वीडियो जरूर लेकर आएंगे। हमारी कोशिश यही रहती है कि हर कमेंट को हम रीड करें, और जो स्टूडेंट हमसे मांग रहे हैं, जो भी जिस टॉपिक पर वीडियो मांग रहे हैं, हम प्रोवाइड करें। तो आप कमेंट कीजिए, हम जरूर उसका रिप्लाई देंगे। 3 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। पल्ली बस्ती को परिभाषित कीजिए। जो पल्ली बस्ती है इसको हमें परिभाषित करना है, इसका आंसर देना है। देखिए, कभी कभी व्यवस्था के कारण उत्पन्न सामाजिक बिलगाव के कारण गुच्छित बस्तियां विखंडित हो जाती हैं। इन विखंडित भागों को ही पल्ली बस्ती कहा जाता है। पल्ली बस्तियां और गुच्छित बस्तियां आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इनमें क्या है, ज़्यादा फर्क नहीं है। फ़र्क बस इतना क्या है, देखिए यहाँ पर पल्ली बस्तियों में कि सामाजिक विलगाव के कारण गुच्छित बस्तियाँ विखंडित हो जाती है, और इन विखंडित यानी जो गुच्छित बस्तियाँ जो विखंडित हो जाती है, इन विखंडित भागों को ही पल्ली बस्ती कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 4 नंबर। 2 अनुषंगी नगरों के नाम बताइए। जो 2 अनुषंगी नगर हैं इनके नाम बताना है। सबसे पहले आपका गाजियाबाद आ जाएगा, तथा दूसरा आपका गुरुग्राम। ये 2 अनुषंगी नगरों का नाम है। 5वां नंबर प्रश्न देखिए क्या है। भू संसाधन से आप क्या समझते हैं। ये सारे आपके जो क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं, ये आपकी विद्या क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएगा, या आपकी बुक में भी मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, भू संसाधन से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर आपको किस तरह से बोर्ड एग्जाम में लिखना है। देखिए, किसी देश या प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित भूमि को भू संसाधन या भूमि संसाधन कहते हैं। इसके अंतर्गत कृषि भूमि, परागाह भूमि, कृषि योग्य भूमि, बेकार भूमि, परती भूमि, वन भूमि तथा बंजर भूमि आदि सम्मिलित की जाती है। क्या है, भू संसाधन से आप क्या समझते हैं, इसका हमने पहले परिभाषा दे दिया। और इसके अंतर्गत यानी जो भू संसाधन के अंतर्गत कौन कौन सी भूमि आती है, इसके बारे में भी बता दिया। आप देख सकते हैं, भूमि क्या है, कृषि भूमि, परागाह भूमि, कृषि योग्य भूमि, बेकार भूमि, परती भूमि, वन भूमि तथा बंजर भूमि आदि ये सम्मिलित है भू संसाधन के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखिए, 6 नंबर हमारा। भारत के 2 प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों का नाम बताइए। यहाँ पर 2 प्रमुख चावल उत्पादक का राज्यों का नाम बताना है। सबसे पहले पर आपका आता है पश्चिम बंगाल, तथा दूसरा आपका आ जाता है उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। पहले नंबर पर सबसे फर्स्ट में जो है भारत का सबसे चावल उत्पादक वाला राज्य है पश्चिम बंगाल, तथा दूसरा उत्तर प्रदेश। अब गेहूं के मामले में भैया हमारा उत्तर प्रदेश आ जाएगा, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश है। विश्व की बात की जाए, जो कि क्या है, विश्व की बात में तो अलग देश हो जाएगा। गन्ना के मामले में भी हमारा उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, और विश्व की बात की जाए तो ब्राज़ील हो जाएगा गन्ने के मामले में सबसे अधिक उत्पादक राज्य। तो इसी प्रकार से जो भी प्रश्न पूछा जाए उसका आंसर आप दीजिए, और मैं जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ रहा हूँ उसका इम्प्लीमेंट कीजिए। 7वां प्रश्न है, जल संभर विकास कार्यक्रम के 2 लाभ बताइए। इसका प्रश्न हमने कभी जो है अभी हमने हाल ही में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताया है। इसका आंसर हमने जो दीर्घ उत्तरीय में पूछा गया था, जो कि क्या है 6 नंबर का एक प्रश्न होता है भूगोल में, उसका आंसर हमने पूर्ण रूप से दिया है। वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, जाकर आप देख सकते हैं। उसमें हम उस वीडियो में सिर्फ हमने 2 ही प्रश्न बताए हैं, और उसी 2 प्रश्न का आंसर हमने बताया है उस वीडियो में, जाकर देख सकते हैं। सबसे पहला है आपका पीने और सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति, तथा दूसरी क्या है, कृषि उत्पादन और क्या है, उत्पादकता में वृद्धि। ये जल संभर विकास कार्यक्रम के क्या है 2 लाभ हैं, जो कि इस तरह से आप देख सकते हैं। ज़्यादा बड़े में इसका आंसर नहीं देना है, 2 नंबर का प्रश्न है उतना ही देना है। 8वां प्रश्न है, 2 धात्विक खनिजों के नाम बताइए। तो सबसे फर्स्ट पर आपका आता है तांबा, तथा दूसरा है मैग्नीज। ये 2 धात्विक खनिज के नाम है। 7वां प्रश्न देखिए क्या है, खनिज ईंधन से क्या अभिप्राय है। अधात्विक खनिज अथवा अकार्बनिक उत्पत्ति का एक प्राकृतिक पदार्थ है जिसमें निश्चित रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म होते हैं।
खनिज ईंधन से क्या अभिप्राय है, यहाँ पर इसका आंसर देखिए कि अधात्विक खनिज। क्या अधात्विक, जैसे यहाँ पर आपका प्रश्न पूछा जा सकता है कि धात्विक खनिज तथा अधात्विक खनिज में अंतर बताइए, तब आप वहाँ पर क्या कीजिए, यानी इसका अपोजिट हो जाएगा। खनिज का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। जैसे खनिज क्या होता है, ठोस होता है, और ये क्या होता है, अधात्विक खनिज, ये चकनाचूर हो जाएगा, यानी छूने पर क्या है, ये चकनाचूर हो जाएगा, और जो खनिज होता है वो कठोर होता है। तो इसी प्रकार से इसका आंसर आप समझ सकते हैं कि अकार्बनिक उत्पत्ति का एक प्राकृतिक पदार्थ जिसमें निश्चित रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म होते हैं, उसी को हम क्या है, खनिज ईंधन कहते हैं। यह खनिज ईंधन इसका कहता है। 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र का सिंचाई पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा, इसके बारे में बताइए। 2 नंबर का प्रश्न, लेकिन जिस भी परिस्थिति में प्रश्न पूछा जाए उसका आंसर दीजिए स्टूडेंट। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र का सिंचाई पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, इसके बारे में बताना है, यानी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ आप देख सकते हैं। देखिए, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में नहर द्वारा सिंचाई के प्रसार में इस प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा है। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने से बोए गए क्षेत्र का विस्तार हुआ है और एक से अधिक बार बोए गए क्षेत्र में क्या है, वृद्धि हुई है। ये इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र की सिंचाई पर सकारात्मक किस तरह से प्रभाव पड़ा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा जानकारी के लिए आप रोक कर भी देख सकते हैं, क्योंकि आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 11 नंबर प्रश्न देखिए, सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था। सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए उत्पादन के साधनों को विकसित करना और सूखा संभावित क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना था, जो कि सूखा संभावित क्षेत्र का क्या है, विकास कार्यक्रम का ये एक उद्देश्य था। 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या है हमारा, परिवहन से क्या आशय है। छोटा प्रश्न है, 2 नंबर का प्रश्न है, इतना ही आपको लिखना है। परिवहन से आशय यात्रियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान से ले जाने या ले आने की क्या है, सुविधा को क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है। इसका आप थोड़ा दिमाग भी लगाएंगे, परिवहन पूछ लिया जा सकता है, या क्या हो जाता है, क्या है, स्वास्थ्य परिवहन भी पूछा जा सकता है, या वायु परिवहन क्या है, या क्या है, जल परिवहन क्या है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा और हमने काफ़ी बार भी बताया, तो आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न क्या है हमारा। देखिए 13 नंबर प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय महामार्ग से आप क्या समझते हैं। राष्ट्रीय महामार्ग से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर देखिए, केंद्र सरकार द्वारा निर्मित एवं अनुरक्षित की जाने वाली प्रमुख सड़कों को राष्ट्रीय महामार्ग कहा जाता है। ये राष्ट्रीय महामार्ग है। 2 नंबर का प्रश्न है, इसी प्रकार से इसका आंसर आपको देना है। 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, भारत से निर्यात की किन्हीं 2 वस्तुओं का नाम बताइए। यानी जो हमारी इंडिया है, भारत, इनमें जो निर्यात की किन्हीं 2 जो वस्तुएं, इसका नाम बताना है। सबसे पहला है आपका सूती एवं सिले सिलाए वस्त्र, तथा दूसरा क्या है, जूट का सामान। ये भारत के निर्यात की किन्हीं 2 वस्तुओं का नाम है, जो कि इस तरह से है। 15 नंबर प्रश्न देखिए क्या है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आप क्या समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जैसे हमने बताया था आपको, व्यापार क्या होता है, व्यापार के बारे में भी बताया था हमने। उसके बाद में क्या है, बाजार क्या होता है, इसके बारे में भी जो समाज शास्त्र के स्टूडेंट हैं उसमें हमने काफ़ी बार बताया है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, क्योंकि है पूरे विश्व वाला व्यापार जो होता है, इंडिया वाला, जैसे इंडिया के बारे में व्यापार के बारे में पूछा जाए तब वहाँ पर आपको इंडिया का बताना है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय पूछा गया, यानी इंटरनेशनल, पूरी वर्ल्ड का। तो यहाँ पर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं, क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, कहलाता है। सेवाओं का, यानी जो भी सेवाएं होती हैं, इसके जो अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान, यानी ये एक देश से दूसरे देश में आदान प्रदान करना, इसी को क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है या व्यापार कहते हैं। 16 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, जल प्रदूषण के 2 प्राकृतिक स्रोत बताइए। सबसे पहला है आपका अपरदन तथा दूसरा है भूस्खलन। इसको लिख लीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और पूरे बुक से लिया गया है। ये सारे क्वेश्चन हमने क्या है, छठे महीने क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो इंपॉर्टेंट है और जो हर साल आने के चांसेस हैं। जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को पता होगा। और हम एक सीरीज भी चला रहे हैं जिसमें हमने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता रहा है, उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, हम उस पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड कर देते हैं। तो जल प्रदूषण या 2 प्राकृतिक स्रोत के नाम हमने इस प्रकार से बता दिया है, अपरदन तथा भूस्खलन। 17 नंबर प्रश्न देखिए क्या है,
मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के क्या प्रभाव पड़ते हैं? मानव स्वास्थ्य पर जो वायु प्रदूषण है इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं? इसका आंसर देखिए क्या है। वायु प्रदूषण में मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है क्योंकि इससे अम्ल वर्षा, नगरीय धूम, कोहरा, हरितगृह प्रभाव तथा ओजोन गैस का ह्रास होता है। कैंसर, दमा और ब्रोंकाइटिस आदि क्या है बीमारियों का नाश होता है या बीमारियां उत्पन्न होती, नाश नहीं होता, बीमारियां क्या है उत्पन्न होती है। क्योंकि मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में बताया गया है। इसका आंसर आप देख सकते हैं, ध्यानपूर्वक इसका आंसर दीजिएगा और इसी तरीके से आपको लिखना है। याद रखिएगा कि आपने बुक में या विद्या क्वेश्चन बैंक में या क्वेश्चन बैंक, क्योंकि मैं विद्या क्वेश्चन बैंक में इसलिए इम्पोर्टेंट कि आप लोग भी सोच रहे होंगे कि विद्या क्वेश्चन बार बार बोल रहे हैं तो स्पॉन्सर काफ़ी लोग समझ लेते हैं। तो स्पॉन्सर कोई वीडियो नहीं स्टूडेंट, क्योंकि स्पॉन्सर जब होगा तो शुरुआत में ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय, इस चीज़ से है या इस इशू से है, तो स्पॉन्सर नहीं है। विद्या क्वेश्चन हमने भी अपने जो है तैयारी के लिए हाई स्कूल इंटरमीडिएट में जो हमने भी तैयारी जब की थी बोर्ड एग्जाम के पेपर के लिए प्रिपरेशन, तो हमने विद्या क्वेश्चन को लिया था। और विद्या क्वेश्चन क्या है बहुत ही सालों से विश्वसनीय है और काफ़ी क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो विद्या क्वेश्चन इसीलिए नाम जल्दी आ जाता है। याद रखिएगा स्टूडेंट, आप अरिहंत का लेना चाहें तो उससे आप विद्या क्वेश्चन भी यूज कीजिए, लेकिन हमारा एक ही सजेशन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा विद्या क्वेश्चन लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में काफ़ी आ जाता है और ईजी क्वेश्चन रहते हैं। क्या है बोर्ड एग्जाम में आपका दूसरा विद्या क्वेश्चन होगा तो उसमें थोड़ा क्वेश्चन वही रहेगा लेकिन डिफरेंट तरीके से इसका क्या है आंसर दिया होगा, थोड़े बड़े में दिया होगा, तो वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो विद्या क्वेश्चन ले लीजिए, उसी से तैयारी कराई जा रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं 17 हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्न को बताया, यानी क्वेश्चन विथ आंसर को। 2-2 नंबर का प्रश्न है, इसका आप तैयार कर लीजिएगा क्योंकि एक एक नंबर आपको छोड़ना नहीं है। तो स्टूडेंट इस वीडियो में सिर्फ हमने बहुविकल्पीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर को हमने बताया है। फिलहाल यहीं तक हमारा आज का वीडियो था। उसके बाद में हम लघु उत्तरीय का प्रश्न उत्तर और विस्तृत उत्तरीय का प्रश्न उत्तर का वीडियो जल्द ही लेकर आने वाले हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज का वीडियो था। तो आज का वीडियो आई होप कि आप लोगों को पसंद आया है। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ मत भूलिएगा और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ऑल पर, ताकि जो हमारी नई वीडियो आप लोगों को तक क्या सबसे पहले पहुंचे और आप उसको वॉच कर पाएँ। तो स्टूडेंट मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।